वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और इस लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ाने लगी हूँ कि वाटर एज अ सॉल्वेंट तो यूज़ होता है, लेकिन दूसरी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर सॉल्वेंट है। वो दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। इस एबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि वाटर की जो हम बात कर रहे थे ना कि इसके अंदर एबिलिटी है कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है क्योंकि ये एक सॉल्वेंट है। तो हमने एक तो देख लिया ना कि एक पोलर नेचर रीज़न है। दूसरी जो रीज़न थी जो मैंने आपको बताई भी थी वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। इसको अब हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको वाटर के थोड़ा स्ट्रक्चर समझा दूँ। वाटर में स्टूडेंट्स 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इस 2 बॉन्ड्स होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड दूसरी तरफ बन रहा है। तो ये आप देख लें, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स ये सारे ड्रॉ किए, ये आप सब देख सकते हैं कि 2 हैं बॉन्ड्स। ऑक्सीजन एक है, लेकिन ऑक्सीजन एक बॉन्ड एक तरफ हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और दूसरा बॉन्ड दूसरी तरफ बना रहा है, ठीक हो गया। साथ ही साथ 2 लोन पेयर्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में। ये वाली बात अब इंपॉर्टेंट है, इसको हमने जरा और से एक दफा देखना है, इसे जरा और से सुने भी। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है। देखें, ये बातें मैं बार बार करती हूँ क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स जिसको आते होंगे उसको ज़्यादा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्रुप का एलिमेंट है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली नंबरिंग है। और 6 इसके साथ 16 के साथ 6 अटैच है ना। 6 का मतलब ये है कि 6 का ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाली जो मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल का नंबर बताती हूँ ना स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स के लिए आप सबने नहीं करना एक्सपेरिमेंट। ये मैं आपको बताती हूँ ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा, ठीक है, क्योंकि ये उस तरह से कॉन्सेप्ट समझना ईजी होता है। तो 16th ग्रुप का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, टोटल 8। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को कितने और चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाहिर सी बात है ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा ना, तो वो दो बॉन्ड्स उसने बना लिए हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये लोन पेयर्स कहाँ है। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन है और इसके वैलेंस शेल के सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास हैं 6, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अभी हमने ऑक्सीजन की बॉन्डिंग नहीं की है यहाँ पे। ये आपके पास यहाँ पे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप देख लें कि ये तो 2 ऐसे पेयर हैं जो पड़े हुए हैं आराम से, ठीक है, वो पेयर कंप्लीट है, उनको नहीं अपने साथ और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अकेले अकेले पड़े हुए हैं। यहाँ पे आके आपका हमेशा अटैच हो जाता है हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप में वैसे हम इसको नहीं देखते, हम ये कह देते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। वैसे तो एटॉमिक नंबर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, लेकिन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, डुप्लेट का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उनका जो शेल है वो सिर्फ एक ही शेल होता है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने जरूरी है। ये सारी चीजें हम 9th में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेगा, ठीक है। शेयरिंग की वजह से ये देख लें हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसी तरह ऑक्सीजन का भी पेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ से भी एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, इधर भी बॉन्ड कंप्लीट हो गए और ऑक्सीजन के पास भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला और ये वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जो किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि वो पेयर ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर आपके पास होते हैं वाटर के अंदर। ये देखें वाटर मॉलिक्यूल, मैंने आपको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स शो करके एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपके पास 2 लोन पेयर है। तो आप कोई भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना लें, आप इसके ऊपर 2 लोन पेयर इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप 2 लोन पेयर बना दें कि 2 ऐसे
इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं। लोन पेयर किसको कहते हैं? बेसिकली उसी को कहते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इस तरह से आपने सबके ऊपर 2 लोन पेयर बना दिए और आपको समझ भी लग गई कि 2 लोन पेयर वाटर के अंदर किस तरह होते हैं। ठीक है, हमने 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देख लिए, 2 लोन पेयर भी देख लिए। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर करेक्टरिस्टिक में, पोलर प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसी वजह से हम कहते हैं ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की अब अरेंजमेंट की बात करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं ना, वहीं पे आके क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। देखें, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल तो इस तरह से अरेंज्ड है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लीनियर नहीं होता, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ऐसे आपका स्ट्रक्चर बनता है कि आपके ये जो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना स्टूडेंट्स, वो 104.5 डिग्री बनता है। एंगल इंपॉर्टेंट है, बुक में मेंशन है, याद कर लें क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब 104.5 डिग्री का एंगल बन जाता है आपका, ये वाटर की अरेंजमेंट इस तरह से है। तो हमने जो हमेशा से देखा है ना कि वाटर को हम इस तरह स्टडी करते हैं, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता वाटर का। ठीक है, ये इस तरह से बेंड स्ट्रक्चर कह लें एक साइड से, जिसकी वजह से एंगल बन जाता है 104.5 डिग्री। ये इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे बॉन्डिंग होती है, वो सारी आपने अभी फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। इस वजह से यहाँ पे आपको मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वाटर इस तरह लीनियर मॉलिक्यूल नहीं बनता, वो इस तरह बनता है जिसमें 104.5 डिग्री का एंगल आ जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, लोन पेयर मौजूद है, ये सब कुछ तो है, लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वाटर की विच वाज हाई सरफेस टेंशन, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। पढ़ा था ना, जिसकी वजह से आप किसी चीज में भी वाटर को रख दें वो वाटर आपको अलहदा ही नजर आएगा। ये जो हाई सरफेस टेंशन है ना, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन स्टूडेंट्स ये है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व होती है वो वाली बात हम जरा करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सबको याद है, पोलर नेचर में हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस तरह ये सब के ऊपर ऐसे ही चार्जेस होते हैं। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये इस तरह से आपके ऊपर इनके पार्शियल चार्जेस मौजूद होते हैं। अब जो चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो वाटर में भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वाटर में आपने आयनिक कंपाउंड डाला तभी चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, अब ये वाले भी चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखें है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्यों नहीं अट्रैक्ट हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो क्योंकि ये चार्जेस एक दूसरे की तरफ स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि आपके पास यहाँ पे वीक फोर्सेस डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। और वो वीक फोर्सेस क्या होंगी स्टूडेंट्स के, ये जो ऑक्सीजन है ना ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यहाँ ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन की वजह से जो वीक फोर्सेस डेवलप होती हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। इस तरह ये जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, इन सबको हम डॉट्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल डिफरेंट 2-3 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में ये वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्सेस बन रही हैं। ठीक है, ये है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गौर से सुनिएगा, ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है ये भी एक डायपोल है। ठीक है, डायपोल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, ये भी एक डायपोल है, वाटर मॉलिक्यूल ये भी डायपोल है, इसीलिए जो फोर्सेस डेवलप होती है उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है, यही डायपोल डायपोल फोर्सेस आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना इसको देख के। ठीक है, ये आपके पास इसी का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये बात याद रखनी है आप सबने। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि देखें वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये आपके पास जहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलहदा, यहाँ पे भी देख लें, इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्सेस, एक ही नाम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर आप इसको कहेंगे तो आपने ये जरूर स्पेसिफाई करना है कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये बात समझाने का मकसद क्या था, ये बात समझाने का मकसद एक तो ये हो गया कि आपके पास वाटर इस तरह से अरेंज्ड है। वाटर का ये नहीं है कि एक मॉलिक्यूल अलहदा पड़ा हुआ है दूसरा अलहदा पड़ा हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स वो टेट्राहेड्रली हो जाती है।
टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनता ही इस वजह से कि सबसे पहले तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल एक है वो भी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है 104.5 डिग्री के साथ, और अगर इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखें तो वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो कैसे बनता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है। ठीक हो गया। अब ये तो हमने बात पढ़ ली कि वाटर एक दूसरे के साथ अगर अट्रैक्टेड है, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो किस तरह से अट्रैक्टेड है। दूसरी बात हम ये देखते हैं, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मिस ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स को तो आपने वाटर में डिसॉल्व करवा दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी तो कंपाउंड्स होते हैं कि जो आयोनिक नहीं होते, उनका क्या। स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आयोनिक नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड्स में भी पार्शियल चार्जेस आ सकते हैं। कैसे, हमने वाटर को पढ़ लिया है ना, वाटर में भी तो पार्शियल चार्जेस आए, जबकि वाटर के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो तो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के होते हुए चार्जेस आ गए हैं। वो बात समझ आ गई ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से हाइड्रोजन को हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जो होते तो आपके बिल्कुल ही कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, मतलब कंप्लीटली, लेकिन उनके ऊपर भी पार्शियल चार्जेस होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स की तो हमने बात कर लिया, आयोनिक कंपाउंड्स को तो वाटर में डिसॉल्व करवा लिया। अब हम बात करें ऐसे कंपाउंड्स की जो कि पोलर हैं और नॉन आयोनिक हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। पोलर नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज नहीं करनी। ये अलग-अलग, ये आपके पास अलग चीज़ दी हुई है, ये अलग मैं लिख रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट अलग था, ये मैं बात अब अलग कर रही हूँ। ठीक है, पोलर नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर नॉन आयोनिक का मतलब है कि आयोनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन आयोनिक का मतलब है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये आपके पास आयोनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन कोवलेंट होते हुए उसके ऊपर पोलर है वो, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस है, जिस तरह वाटर के ऊपर थे। तो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं जो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स एल्कोहल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। एल्कोहल में क्यों डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होता है, OH प्रेजेंट है। इस OH पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि इन पे पार्शियल चार्जेस तो आ जाते हैं, इधर भी पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं अल्कोहल में, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपके पास वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वाटर बिल्कुल पोलर है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि वाटर पे भी कोवलेंट कंपाउंड है और इनमें भी कोवलेंट कंपाउंड है। वाटर में भी पार्शियल चार्जेस हैं, इनमें भी पार्शियल चार्जेस है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन पार्शियल चार्जेस के साथ आते हैं। एल्कोहल हो गए, एसिड्स हो गए, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ग्लूकोज, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में आपने पढ़ा भी था, डेक्सट्रोज ड्रिप का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि वो वाटर में डिसॉल्व होती है, वाटर में ही तो ड्रिप बनती है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स शुगर्स, ठीक है, शुगर्स भी बहुत सारी ऐसी हैं, देखें मोनोसेक्राइड्स हो जाए, ओलिगोसेक्राइड्स हो जाए, हमने पढ़ा था कि वो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स नहीं होते, लेकिन मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स तो होते हैं ना। वो किस तरह होते हैं, वो भी इसी तरह होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स उनमें भी हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स इनमें भी हैं। वहाँ पे मैंने आपको रीज़न इसीलिए एक्सप्लेन नहीं की थी क्योंकि हमने आगे इस रीज़न को पढ़ना था कि वो किस तरह वाटर में डिसॉल्व होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होंगे कोवलेंट, लेकिन क्या होगा कि उनके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और यही सारी रीज़न क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास रीज़न बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये बहुत आसानी से टूटने नहीं देता किसी भी कंपाउंड को। ठीक है, इसके अलावा जितनी चीज़ें आपने जब भी बात करनी ना, आयोनिक कंपाउंड्स का पूछा जाएगा, कौन सी फोर्सेस को मेंशन करना है, आयन डाइपोल फोर्सेस को मेंशन करना है, और साथ ही साथ आपने बताना है कि आयन डाइपोल फोर्सेस उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कम कर रही हैं जो आयन के अंदर मौजूद है, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है। और जब आपने बात करनी है कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो आपने बताना है कि सबसे पहली शर्त ये है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आपके पास पोलर होने चाहिए। जब वो पोलर होंगे तो वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी हो वाटर पे,
तो आप सबने स्टूडेंट्स लाजमी वाटर के स्ट्रक्चर को पहले एक्सप्लेन करना है कि वाटर में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और वाटर मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। फिर आपने बताना है कि ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्यों है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसी वजह से स्टूडेंट्स आपने बताना है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, कौन कौन से हैं? अल्कोहल है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, शुगर्स हैं। यही 4 एग्जांपल्स हैं जो आपसे पेपर में भी पूछी जाएंगी। तो अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और ये जो वाटर एज अ सॉल्वेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ना, इस पर मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने लगे कुछ एमसीक्यूज ताकि हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्लियर। हम जो एमसीक्यू सॉल्व करने लगे इसके आंसर्स भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अगर पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू सेक्शन तो वो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट एमसीक्यू इज वाटर इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपने बताना है कि वाटर किस किस चीज का बना है। आप सबको पता है कि वाटर आपके पास ऑक्सीजन का बना हुआ है, आप सबको पता है कि वाटर आपके पास ऑक्सीजन का बना हुआ है और वाटर हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जिससे मिलकर आपका वाटर बना हुआ है। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? वो ये होता है H2O। ठीक हो गया, ये वाला एमसीक्यू समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। इस सी लेवल कह दिया है तो आप सबको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। बाकी अगर सेकंड एमसीक्यू में आप ऑप्शंस देखें, एक है 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आप सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट है। 1 डिग्री सेल्सियस की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 0 डिग्री सेल्सियस। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, वो है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। तो बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज। देखें, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है उसकी वैल्यू आप सबको पता है कि वो होती है 1। ठीक हो गया, लेकिन इसके अलावा आप सबने याद रखना है कि इसके आगे आता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसकी पूरी वैल्यू आती है। ठीक है, आप पेपर में कंफ्यूज किया जा सकता है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है, मैं आपको दूसरे कलर में लिख के स्टूडेंट्स ये वाला समझाती हूँ। इस तरह से देखें, आपके पास एक एमसीक्यू में लिखा हुआ है, ये इसी एमसीक्यू के एक ऑप्शन में लिखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर में इन्होंने वैल्यू दी हुई है। जो स्क्वायर में वैल्यू है, सबसे पहली तो ये वैल्यू हम वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर में है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट्स आपके पास इस वैल्यू को लिखने का एक और तरीका भी है। वो इस तरीके से हम लिखेंगे। कैसे? आपने लिख देना है, यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ब्लू कलर से लिख रही हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे आपने लिख देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने लिखना है 1 ग्राम और आगे ये डैश का साइन डाल देना। ये बता रहा होता है कि ये डिनोमिनेटर में है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आपका डिनोमिनेटर में चला जाता है और इस तरह से ये पूरी की पूरी वैल्यू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप सबने याद रखनी है। लास्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज। तो वाटर की सरफेस टेंशन हाई होती है, ये आप सबने याद रखना है। यही बात है कि इसका कैपिलरी एक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक दो बल्कि और एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवा दूं। आपसे पूछा गया है वाटर डिजॉल्व्स नॉन आयोनिक कंपाउंड्स बाय। वाटर डिजॉल्व्स नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, और नॉन आयोनिक कंपाउंड्स कब डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर? जब स्टूडेंट्स यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नॉन आयनिक डिसॉल्व होंगे। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास पहली ऑप्शन है आयन टू आयन फोर्सेस। नहीं, इसका हमने ना कुछ पढ़ा है और ना आपने इसमें डिस्कस करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हम इसको वैसे भी काउंट नहीं करते। सेकेंड ऑप्शन इज आयन डाइपोल फोर्सेस। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कराती है वाटर में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी हमने बात कर ली। फोर्थ ऑप्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आप सबको पता है वाटर के अंदर हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में भी हैं, लेकिन ये डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी नहीं बनता। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। मैंने आपको बता दिया है पेपर में ये किस तरह पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं। आप इनकी एक दफ़ा स्टूडेंट्स फिर से प्रैक्टिस कर लें और दोबारा से इनको देख लें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी के बारे में बताया, साथ ही साथ वाटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, आप इनको 1 से 2 दफ़ा रिवाइज करें, फिर कॉन्सेप्ट नहीं भूलता। साथ साथ पढ़ो ना जब भी, और कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे रिवाइज कर लो तो वो कभी भी नहीं भूलता। इनफैक्ट फाइनल्स की तैयारी करने में भी आसानी होती है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, दोबारा याद करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।